हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इधर डाइनिंग टेबल पर डेविड अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था और नैना कल आने वाली थी, इसलिए डेविड काफ़ी एक्साइटेड था। डेविड के पिता कमलेश खुराना जी शमशेर जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर जी कमलेश जी की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, थारे को शुक्रिया अदा करने की जरूरत को नहीं, जिन्हा अच्छे से ब्याह करवाओ। शमशेर जी की बात पर डेविड मृत्युंजय की तरफ देखकर धीरे से बोला, बॉस आपके मामा जी कितने कूल हैं। जिसे सुनकर मृत्युंजय तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए बोला, गोद ले लो। मृत्युंजय की बात सुन डेविड मुंह बनाते हुए, यार आप इतनी जल कुकरे क्यों हो, हर किसी की खुशी से जलते हो। पहली बात अपना मुंह बंद करके रखो, घूमने के चक्कर में मेरा सिर हेटाच से फट रहा है, कहीं मैं ये प्लेट तुम्हारे सिर पर उठाकर न पटक दूं। मृत्युंजय ने फ्रस्ट्रेशन में प्लेट की तरफ इशारा कर डेविड को धमकाते हुए कहा, जिसे देखकर डेविड जल्दी से डिनर करते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, परसों मेरी मेहंदी की सेरेमनी शुरू हो रही है, मुझे अपनी शादी में हैंडसम देखना है। राजीव डेविड की बात पर धीरे से बोला, तुम्हें पता है ना मृत्युंजय कितना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन सब से। तो तुम मुंह बंद करके अपना डिनर क्यों नहीं करते, कहीं शादी की जगह अर्थी ना उठ जाए तुम्हारी। राजीव और मृत्युंजय की बात पर डेविड थोड़े जोर से बोला, यार आप लोग इस तरीके से मुझे धमका क्यों रहे हो। डेविड के जोर से कहने पर महक उसकी तरफ देखते हुए, क्या हो गया डेविड भैया। डेविड रोने जैसा चेहरा बनाकर मृत्युंजय की तरफ इशारा करके बोला, शादी से पहले मेरे अर्थी उठाने की बात करते हैं क्या, मैं शादी नहीं कर सकता। मृत्युंजय सारे इल्जाम खुद पर आता हुआ देख हक्का बक्का होकर महक से बोला, मैंने नहीं कहा यार। महक अपनी गर्दन निराशा से नहीं में हिलाकर बोली, मुझे पता है आपकी जुबान से क्या क्या निकल सकता है, इसलिए आप सफाई पेश मत कीजिए, तुम्हें बहुत पता है मेरे बारे में। मृत्युंजय महक को घूर कर कहा, जिस पर महक उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, पिछले 1.5 साल से आपके साथ हूँ, रंग रंग से वाकिफ हूँ मैं आपके। महक की बात पर मृत्युंजय आगे कुछ कहता ही नहीं, वो तो बस सिर दर्द से परेशान था। सभी लोग जब अपना डिनर कर लेते हैं तो अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। चार्ली लीजा के पीछे पीछे घूमते हुए लीजा मुड़कर चार्ली की तरफ देखते हुए बोली, हाय बट हु आर यू। चार्ली लीजा की बात पर हैरान होते हुए बोली, तुम मुझे नहीं जानती। लीजा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नो, सो टेल मी हु आर यू। चार्ली स्ट्रेट खड़ा होकर लीजा से बोला, माई नेम इज चंद्रकांता सहाय, बट यू कॉल मी चार्ली। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही क्यों होगी, जो मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी। लीजा ने रूड आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर चार्ली कुछ पल चुप रहकर बोला, कुछ नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही रूड हो, इसलिए अब मैं तुमसे गिव अप करता हूँ, ब्रेकअप। इतना कहकर चार्ली वहाँ से ठुमकते हुए चला जाता है। लीजा जाते हुए चार्ली को अजीब नज़रों से देखकर खुद से बोली, व्हाट ए फकिंग नॉनसेंस, हमारा पहचान भी नहीं हुआ और ये ब्रेकअप की बात करता है। मे बी समवन इज़ क्रेजी। इतना कहते हुए लीजा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर मृत्युंजय के कमरे में मृत्युंजय सिर को पकड़कर बैठा हुआ था। महक अव्यक्त को तेल मालिश कर रही थी और अव्यक्त सो रहा था, जिसे देखते हुए महक अव्यक्त को ब्लैंकेट से कवर कर मृत्युंजय के पास आकर बोली, चलिए। मृत्युंजय सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ, अभी मुझे एक पल भी नहीं कुछ करा जाएगा। मृत्युंजय की बात सुन महक थोड़ी शरारती नज़रों से उसे देखने के बाद झुककर उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए धीरे से बोली, मृत्युंजय। महक की मदहोशी भरी आवाज़ सुनकर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं महक प्लीज़, आज नहीं, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। महक मृत्युंजय की बात पर उसे घूरते हुए बोली, आप किस चीज़ में फोकस की बात कर रहे हो। महक की नज़रों को देखकर मृत्युंजय मन में बोला, क्या मैंने गलत मतलब निकाल लिया। यार ये औरत लोग समझती क्या है, मुझे समझ नहीं आता। मृत्युंजय को चुप देकर महक फिर से बोली, कुछ बोलेंगे, किस चीज़ में फोकस की बात कर रहे हो। महक की जोरदार आवाज़ पर मृत्युंजय जल्दी से बोला, मैं सो रहा हूँ। जिसे सुनकर महक उसे देखते हुए बोले, आप कह रहे हो कि आपका सिर दर्द कर रहा है, तो मैं कह रही थी कि मैं आपके सिर का मसाज कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं आप किस चीज़ में फोकस की बात कर रहे हो। महक के बात पर मृत्युंजय राहत की सांस लेते हुए भोला सा चेहरा बनाकर बोला, मेरा सिर बहुत दुख रहा है महक, प्लीज़ मैं अपने मैजिकल टच से मेरे सिर का दर्द कम कर दो। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए उसे बिस्तर के नीचे पीछे कारपेट पर बैठा देती और खुद बिस्तर पर बैठकर उसके सिर का मसाज करने लगती है। मृत्युंजय आंखें बंद करते हुए महक के पैर को पकड़ लेता है, जिसमें महक थोड़ी हैरान होते हुए अपने पैर को पीछे करते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हो।
मृत्युंजय महक के पैर को पकड़ उसके पैर के उंगली में बहने पीछे से आंखें बंद करे खेलते हुए बोला, तुम्हारे पैर ठंडे हैं। महक मृत्युंजय की बात पर उसके बालों पर उंगली चलाते हुए बोले, आपको पता है आप क्या कर रहे हो? मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी की खुशियों के पैर पकड़ रहा हूँ ताकि वो कभी मुझे छोड़कर ना जाए। मृत्युंजय ने धीमी आवाज में कहा, जिसे सुनकर महक हल्का सा मुस्कुराकर मृत्युंजय के कानों को खींचती है, जिस पर मृत्युंजय सिर घुमाकर उसे देखते हुए कहता है, ऐसा क्यों किया? मृत्युंजय के बात पर महक उसके सिर को फिर से पकड़ सामने कर उसके बालों की मालिश करते हुए बोली, क्योंकि कान को खींचने पर सिर में होने वाले जितने भी तनाव होते हैं कम होते हैं। मृत्युंजय महक के बात पर उसके पैर को पकड़े धीरे धीरे दबाते हुए बोला, क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? मेरा तो सिर बहुत दुख रहा था, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। महक मृत्युंजय की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आपको पता है जब सिद्धू पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था या फिर उसका सिर दुखने लगता था तो गरम सरसों का तेल वो लेकर आता था और मेरे बिस्तर के नीचे बैठ जाता था और ज़बरदस्ती मुझसे उसकी मालिश करनी पड़ती थी। जिसे सुनकर मृत्युंजय छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं जानना। मृत्युंजय के चिढ़ते हुए चेहरे को देखकर महक थोड़ी कंफ्यूज होकर बोले, आपको क्या हो गया? मृत्युंजय सिर उठाकर महक की तरफ देखते हुए बोले, मैं तुम्हारा क्यों नहीं था? तुम मुझसे दूर क्यों गई? अगर नहीं जाती तो हम दोनों कितने अच्छे दोस्त होते, और सबसे ज़रूरी सब चीज़ों में तुम्हारे भाई से पहले मेरा हक होता है। महक मृत्युंजय की शिकायत को सुनकर उसे देखते हुए बोले, क्या आपको इस बात का गुस्सा आ रहा है कि सिद्धू मेरे साथ था? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही, अगर मैं पहले होता तो तुम्हारे इतना नज़दीक नहीं होता। महक मृत्युंजय की बात पर हंसने लगती है, जिसे देखकर मृत्युंजय थोड़ी नाराजगी से कहता है, हंसना बंद करो, मेरे फीलिंग पर हंस रही हो? महक मृत्युंजय की बात पर हंसते हुए बोली, हा 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 हा। मृत्युंजय, आप बिल्कुल उस शिकायती बच्चों की तरह शिकायत कर रहे हो जिसे उसके हक की चीज़ ना मिली हो। मृत्युंजय एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है तो महक कंफ्यूज में उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसे बिस्तर पर पुश करके उसके ऊपर उसके होठों पर चूमने लगता है। मृत्युंजय के अचानक ऐसा करने पर महक उसके नाइट सूट को अपनी मुट्ठियों में भरकर आंखें बंद कर लेती है और उसका साथ देने लगती है। मृत्युंजय महक के साड़ी के अंदर हाथ डालकर उसके कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए अपना हाथ ऊपर ले जाने लगता है, जिस पर महक उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। महक के बाद पर मृत्युंजय उससे अलग होकर उसे अपने बाहों में उठा लेता है और उसे ले जाकर अपने साइड सुलाकर खुद उसे पीछे हक करके उसके बगल में लेट जाता है। महक मृत्युंजय की हरकत पर बोली, अगर आप यहाँ पर सो गए तो रात को अभी मुझे ढूंढेगा। जिस पर मृत्युंजय एक तकिया उठाकर अभ्यर्थ के बगल में रख देता है और महक के कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, अब नहीं ढूंढेगा, और तुम्हें सिर्फ बेटे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके पिता पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसे सुनकर महक करवट बदलकर मृत्युंजय की तरफ मुड़कर उसके सीने में अपना सर रखते हुए बोली, लीजिए, अब मैंने उसके पिता पर भी ध्यान दिया। महक के बाद में मृत्युंजय खुश होकर उसे कसकर गले लगाते हुए आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह ऋतिक की नींद खुलती है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसके सीने पर टच कर रहा था। ऋतिक उसे तरफ देखता है जहां प्रकृति उसके शर्ट में उसके ऊपर लेटी हुई थी और अपना चेहरा उसके सीने पर रगड़ रही थी, जिसे देखकर ऋतिक उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और नज़दीक लाकर बोला, जान। प्रकृति ऋतिक की आवाज़ सुन आंखें खोल उसकी तरफ देखते हुए उबासी के साथ बोली, बहुत बुरे हो तुम। ऋतिक प्रकृति के बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जैसा हूँ तुम्हारा हो। ऋतिक के बात पर प्रकृति उसकी तरफ देखते हुए बोली, शल्लू और रिवान क्यों नहीं आए? प्रकृति के शल्लू कहते हैं ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और प्रकृति को घूरते हुए बोला, क्या तुम उसे भैया नहीं कह सकती? प्रकृति ऋतिक के ऊपर से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, मुझे एक्सरसाइज करने जाना है। ऋतिक उठकर बैठते हुए बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जान, क्योंकि तुम बकवास सवाल पूछते हो। मुझे शल्लू कहना पसंद है क्योंकि वो मेरा शल्लू बेबी है, शल्लू बेबी। प्रकृति ने दरवाजे के पास रुककर ऋतिक को जवाब दिया, जिसे सुनकर ऋतिक बिस्तर से उतरते हुए जिसे देखकर प्रकृति जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी ऋतिक का फ़ोन बजने लगता है। ऋतिक अपने फ़ोन की तरफ देखता है जिसमें सेलवन का नंबर चमक रहा था, जिसे देखते हुए ऋतिक खुद से बोला, इन दोनों का सही है। यहाँ मेरी जान इसे याद कर रही है और ये मुझे याद कर रहा है। इतना सोचते हुए ऋतिक गहरी सांस भरकर अपने लोअर के जेब में से एक हाथ डाल अपने ईयरबड्स को कान में भर लेता है और फ़ोन को पॉकेट में डालते हुए कॉल अटेंड करके कहता है, हाउ डिड यू मिस मी?
सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ऋतिक की ठंडी आवाज़ पर दूसरी तरफ से सेल्वन धीरे से बोला, बॉस डू इज स्टिल स्पेइंग ऑन यू। सेल्वन की बात सुन ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते बोले, सेल्वन अक्सर जब बाज सांप का शिकार करता है तो उसे लगता है कि और उसका पेट भर जाएगा, लेकिन जब इसका शिकार उसे ही हावी हो जाता है तब वो अपनी जान गंवा देता है। वहाँ पर रह जाती तो सिर्फ उसकी भूख। जिसे सुनकर सेल्वन कंफ्यूज होते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सेल्वन की बात पर ऋतिक कुछ परेशान रहकर बोले, यहाँ शादी का फंक्शन हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम लोग भी राजस्थान आ जाओ। ऋतिक की बात पर सेल्वन जल्दी से बोला, मैं नहीं आ रहा। आई सोल्ड बी हेयर बाय नून। ऋतिक ने कॉल कट करते हुए कहा। जब उसकी नज़र एक बार फिर गार्डन में समृति को गोद में पकड़े घूम रहे वैशाली पर गई। ऋतिक बड़े ध्यान से उन दोनों को देखने लगा। तभी अमृत आकर वैशाली के गोद से समृति को ले लेता है। उन दोनों को देखकर ऋतिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, तेरे छोटे से चेहरे का चिढ़ जाना, गुस्से में नाक का फूल जाना, अदाएं तो कातिलाना है तुम्हारी। बस खबर इस बात की रखना कि कभी इन आंखों में आंसू न आने देना। मोहब्बत नहीं हो तुम हमारी, बस आशिकी मिजाज का एक हवा का झोंका था जो हवा तेज होने पर उड़ गया। इतना कहते हुए ऋतिक के होठों पर हल्की सी मुस्कान और गहरी हो जाती है। जब पीछे से प्रकृति उसे अपने बाहों में भरते हुए कहती है, किसे लाइन मार रहे हो। ऋतिक प्रकृति की बात पर उसके हाथ को अच्छे से अपने कमर पर लपेटते हुए उसकी तरफ मुड़ कर सिर झुका उसके चेहरे को पकड़ कर बोला, किसी को लाइन नहीं मार रहा था, बस किसी की खुशी देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ जाती है। जिसे सुनकर प्रकृति नीचे की तरफ झांकने की कोशिश करते हुए बोली, कौन है वो। ऋतिक प्रकृति को गाल को खींचते हुए बोला, वो सब छोड़ो, शेलवन और रिवान आ रहे हैं। जिसे सुनकर प्रकृति खुश होते हुए बोली, क्या सच में, बहुत मज़ा आएगा, मैं तो फुल एंजॉय करूँगी। ऋतिक प्रकृति की बात पर आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों अभी एंजॉय नहीं कर रही हो तुम। प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोले, थोड़ा थोड़ा, लेकिन रिवान जब होगा हम दोनों फुल मस्ती करेंगे, मेरे दिमाग में खुरपाती मच रही है। यह कहते हुए प्रकृति एक्साइटेड होने लगती है। उसे एक्साइटेड होता हुआ देख ऋतिक उसके चेहरे को पकड़ कर बोला, शादी खत्म होने के बाद तुम यहाँ से सीधा मसूर जा रही हो, मैं तुम्हारे सारे ज़रूरत के सामान यहाँ मंगा रहा हूँ। ऋतिक के बाद सुन प्रकृति हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, मैंने सोचा था क्या मुंबई चलेंगे। ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना, उजुल फुजुल की बातें नहीं। अगर मुझे कंप्लेन आई ना तो वहीं आकर थप्पड़ मारूंगा। ऋतिक की धमकी पर प्रकृति अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोले, बहुत जोर से थप्पड़ मारते हो तुम। ऋतिक प्रकृति के बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ शावर ले लो, तुमने सिर्फ ब्रश किया है मुझे पता है। प्रकृति ऋतिक से लिपटते उसके ऊपर कूदकर उसे गले लगा लेती है, जिस पर ऋतिक उसे संभालते हुए उसके बट्स पर हाथ रखकर उसे होल्ड कर लेता है और उसे लेकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम नहाने में काफ़ी नखरे करती हो। ऋतिक की बात पर प्रकृति उसे गले पर मार देती है, जिस पर प्रकृति के पकड़ उसके बट्स पर कस जाती है और वो अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए कहता है, प्रकृति तुम मुझे एक्साइटेड कर रही हो। प्रकृति ऋतिक के बात पर उसके गले से अपना चेहरा बाहर निकाल उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। ऋतिक प्रकृति का साथ देने लगता है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। इधर छत पर अथर्व, चित्रांग, वैदिक, धैर्य, चार्ली, रुद्रा सभी खड़े कसरत कर रहे थे। जब सुधांशु और विप्लव भी वहां आ जाते हैं, अथर्व अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए इधर उधर देख कर बोला, यार सनराइज के टाइम पर यह जगह सच में सुंदर लगती है। विप्लव अथर्व की बात सुनकर बोला, डेविड भैया की शादी निपटने के बाद हम सब जैसलमेर जाने वाले हैं, जहाँ पर रेगिस्तान है। सुधांशु विप्लव की बात सुनकर बोला, मैंने आज रात को शिफ्ट ले रखी है, वहीं राजस्थान से ज्वाइन करूँगा, कल सुबह आऊँगा सीधा। विप्लव सुधांशु की बात पर थोड़ी नाराज़गी से बोला, यार हम यहाँ पर इंजॉय करने आए हैं और तुम अपना काम करना चाहते हो। सुधांशु विप्लव की बात सुन एक नज़र अथर्व और धैर्य को देखने के बाद बोला, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को काम करते रहना पड़ता है, अब क्या है न, मेरे पापा ने तिजोरी में भरकर मेरे लिए दौलत नहीं रखी है, बट मुझे रखना है अपने औलाद के लिए। अथर्व सुधांशु की बात सुनकर बोला, तुम्हारे पास नहीं है तो उधार में मैं मुझसे ले लो, डोंट वरी, इंटरेस्टेड नहीं लूँगा।
विप्लव अथर्व की बात पर उसे घूरते हुए बोला, कितने अमीर हो आप, दो मुझे पैसे, मुझे भी अपना सेटअप डालना है, अब बड़े आए पैसे दिखाने में। सुधांशु विप्लव की बात पर मुस्कुराते हुए अथर्व से बोला, मेरा दोस्त कुछ कह रहा है। वैदिक जो कि चाय पीते हुए उन लोगों की बातें सुन रहा था और इधर उधर देख रहा था, बगल वाले छत की तरफ देखते हुए जल्दी से वहां पर बैठे खाट से उतरकर चित्रांग के पीछे छुप जाता है। चित्रांग अचानक वैदिक के ऐसा करने पर हैरान होते हुए बोला, क्या हो गया वैदिक? वैदिक चाय पीते हुए चित्रांग की तरफ देख घबराहट में बोला, भैया मैंने बगल वाले छत में एक पीला चेहरे वाली डायन देखी है। वैदिक की बात सुन सभी लोग जाकर उधर देखने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़के चेहरे पर हल्दी का लेप लगा है घूम रहे थे। विप्लव उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, ये तो पागल नहीं है, लेकिन ये है कौन? विप्लव के बात सुन सभी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी लैंग्वेज में पागल मतलब हिमांशी? विप्लव सब लोगों की बात पर उन लोगों को घूरते हुए बोला, मतलब क्या है कि सिर्फ मेरी लैंग्वेज में? क्या आप लोगों को पागल नहीं लगते? धैर्य विप्लव का साथ देते हुए, मुझे भी वो पागल ही लगती है और बदतमीज़ भी। अथर्व उन दोनों का साथ देते हुए बोला, मुझे भी उसका कभी कभी दिमाग का स्क्रू ढीला लगता है, अजीब अजीब बातें करती है, बिल्कुल विप्लव भैया की तरह। वैदिक ने कहा, जिसे सुनकर विप्लव उसे अपने सामने लाकर उठाते हुए बोला, फेंको साले तुझे इस छत से नीचे, तुझे मैं पागल दिखता हूँ? वैदिक विप्लव के बाल को पकड़ते हुए बोला, अगर मुझे गिराया तो मैं आपको भी ले डूबूंगा। वैद्य की बात पर विप्लव उसे नीचे उतार कर बोला, तुझे तो बाद में देख लूंगा। इतना कहकर विप्लव फिर से बगल वाली छत पर घूम रहे लड़के को देखने लगा। अथर्व उसे लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए थोड़े जोर से बोला, कसरत तो काफ़ी अच्छी कर रही हो, जरा एक दो टेक्निक हमें भी सिखा दो। अथर्व को इतना कहते हैं सभी लोग जल्दी से वहाँ पर बने रेलिंग जो कि सीमेंट की थे उसके नीचे बैठ जाते हैं और चार्ली अथर्व के बट्स पर थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहते हैं, अबे साले खुद मरेगा और हमको भी ले डूबेगा, कैसा अच्छी छोरा आदमी है यार। अथर्व चार्ली के बाद पर उसे घूरते हुए, अरे मार क्यों रहे हो? चार्ली उस रेलिंग में बने छेद से उस लड़की की तरफ देखते हुए अथर्व को से बोला, अबे वो तुझे घूर रही है। चार्ली को इतना कहते हैं सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। अलग अलग छेद से उसे लड़की को देखने लगा। वैदिक देखने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा है। वैदिक की बात सुन रुद्र उसके सिर पर टपली मारते हुए बोला, अभी इतना छोटा सा है तो क्या हुआ, बड़ों की संगति में ही तो दिमाग आएगा ना मेरे पास। वैदिक ने रुद्र की बात पर सुनकर कहा, जिसे सुन रुद्र गहरी सांस भरते हुए सामने की तरफ इशारा करके बोला, अब सामने देख कि जब कोई लड़की को लड़का छेड़ता है तो लड़की उसका क्या हाल करती है। अथर्व रुद्र की बात सुनकर बोला, मैंने छेड़ा नहीं है, कमेंट किया ना, उसे छेड़ते ही कहते हैं। चित्रांग ने अथर्व के बात पर कहा, तभी एक चप्पल उड़ते हुए आती और सीधा अथर्व को लगती। अथर्व जो कि उन लोगों से बातें करने में बिजी था हैरानी से सामने देखता है तो वो लड़के गुस्से में उसे घूर रहे थे, जिसे देखकर अथर्व चप्पल को उठाकर नीचे उस लड़की को फेंक कर मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चप्पल फेंक कर मारने की? अथर्व के चप्पल फेंक कर मारने पर सभी अपना माथा पीट लेते हैं। सुधांशु अथर्व की हरकत पर उसकी तरफ देखते हुए कहता, मतलब तुम एक नंबर के बदतमीज आदमी हो यार, लड़की ने फेंक कर मारा क्योंकि तुमने उसको पर कमेंट किया, अब तुम उसे क्यों फेंक कर मार रहे हो? अथर्व जो कि गुस्से में उस लड़की को घूरे जा रहा था, सुधांशु की बात पर गुस्से से बोला, चुप बे, अपनी भी कोई इज्जत और रिस्पेक्ट है, गाली देते तो बर्दाश्त कर लेता, चप्पल फेंक कर मार रही है। उसके बाप के खा रहा हूँ मैं। वो लड़की जिसका छत ज़्यादा दूर नहीं था, बस हल्का सा नीचे था और वो अथर्व की बात अच्छे से सुन पा रहे थे, जिसे सुनते हुए गुस्से में अथर्व को घूरते हुए बोली, बावला चंद हैंग रहा धमाचलू मचा रहा है, मारो माथा में जे बारी थारी जुबान से कुछ भी फूटा न मारे को पता नहीं कोनी में थारी गोबरी दबा देखूंगी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।